हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कॉमनली जिसे रिबन ग्रास के नाम से जानते हैं, इस पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ग्रास टाइप में यह वेरीगेटेड ग्रास कैटेगरी का पौधा है। वैसे देखा जाए तो कुदरत में कई घास की प्रजातियाँ मौजूद है, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन में सौंदर्य की दृष्टि से और डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हमने इन पौधों को सीधे कुदरती माहौल से उठाकर अपनी प्लांट गैलरी में सजाया है। इनके मूल नेटिव्स के बारे में वनस्पति शास्त्रियों में थोड़ा सा डिबेट है। कुछ खोजकर्ताओं द्वारा इनका नेटिव एरिया यूरोप से है और कुछ खोजकर्ताओं द्वारा इसे उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है। यह वेरीगेटेड रिबन ग्रास इनके नेटिव्स एरिया में नदियाँ, तालाब, नालों के किनारों पर प्राकृतिक रूप में बढ़ती पाई जाती है। इस वेरीगेटेड कलरफुल ग्रास का साइंटिफिक नेम फलारिस अरुंडिनेसिया पिक्टा है, जिसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार कॉमनली रीड कैनरी ग्रास, वेरीगेटेड रिबन ग्रास, फ्रेंच ग्रास, सिल्वर ग्रास, लेडीज लेस, गार्डनर्स गार्टर्स ऐसे नामों से जानते हैं। पोएसी फैमिली में वेरीगेटेड कैटेगरी में इनकी प्रमुख दो ही प्रजातियां हैं, फलारिस अरुंडिनेसिया पिक्टा और फलारिस अरुंडिनेसिया फिजी। दोनों की फॉलिएज का कलर डिफरेंट टाइप का होता है। बंच या गुच्छों में खिलने वाले इस पिक्टा स्पेसीज में रिबन जैसी या फिर स्ट्रैप टाइप पत्तियां आती है। गुलाबी, हरा और सफ़ेद रंगों का कॉम्बिनेशन इन पत्तियों में दिखाई देता है। लगभग हमारी उंगलियों जितनी चौड़ी और 1 से 1.5 फीट लंबी इनकी पत्तियां बेहद आकर्षक होती है और इनके सुंदर अट्रैक्टिव फॉलिएज के कारण ही जो भी प्लांट लवर इन्हें देखता है उसे अपनी प्लांट गैलरी में इस वेरीगेटेड रिबन ग्रास का कम से कम एक गुच्छा तो ज़रूर होना चाहिए, ऐसा लगता है। इनकी स्ट्रैप टाइप पत्तियों पर हरी सी सफ़ेद धारियाँ एक सुंदर आकर्षक पैटर्न बनाती है। पत्तियों के नींव से अंतिम छोर तक लाइनर शेप में यह धारियाँ लगभग समान रूप में होती है। अलग अलग ग्रास टाइप कैटेगरीज में पत्तियों के रंगों के अलग अलग पैटर्न होते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट या फिर पेंडेनेंट्स जैसे पौधे। दोस्तों, हमारे ऑर्नामेंटल पर्पज़ में एवरेजली यह वेरीगेटेड रिबन ग्रास का गुच्छा 2 से 3 फीट तक हाइट में बढ़ता है। साथ में खुली ज़मीन में या फिर ओपन एरियाज़ में 4 से 5 फीट तक यह स्प्रेड होता है। इनफैक्ट बॉर्डर बेड्स या फिर ओपन एरियाज़ के अलावा पॉट्स या कंटेनरों में एक सीमित जगह के कारण इनके फैलाव पर मर्यादाएं आती है। वेल मेंटेनिंग और न्यूट्रिशन की स्थिति में साल में 10 से 12 इंच तक हाइट में अपनी ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों, इस रिबन ग्रास के पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो डायरेक्ट सनलाइट और ब्राइट पार्शियल शेड ऐसी दोनों स्थिति में यह पौधा सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह एक हल्के ठंडे वातावरण में अपना विकास करने वाली घास है। इनफैक्ट ऐसे वातावरण में इनकी पत्तियों के रंग काफ़ी आकर्षक और उज्ज्वल बन जाते हैं। हमारे घर के वातावरण में बहुत गर्म तेज़ सनलाइट में इनकी पत्तियाँ झुलस सकती है। ज़्यादातर तपती हुई गर्मियों के दिनों में हमारे घर के एरियाज़ में आउटडोर में रखे गए पॉट प्लांट्स में यह प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए तेज़ गर्मियों के दिनों में इनके कंटेनर या पॉट्स की मूवमेंट हम हमारे घर के ब्राइट पार्शियल शेड वाली जगह कर सकते हैं। यह वेरीगेटेड रिबन ग्रास का पौधा हमारे घर के ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में एक मीडियम सनलाइट वाली स्थिति में वेल सर्वाइव कर सकता है। कड़ी सर्दियों के दौरान अपोजिट साइड के गमलों को हम सन फेसिंग एरिया में ला सकते हैं, लेकिन सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में ज़्यादातर साल भर जो एरिया सन फेसिंग एरिया रहता है उस दिशा में इन पौधों को अगर हम लगाएंगे तो नेचुरली इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। मतलब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन में मीडियम सनलाइट या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह यह पौधे अपना विकास काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे। दोस्तों, इस पौधे की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो जड़ों के पास हमेशा एक मॉइस्चर वाली स्थिति मेंटेन करने के साथ इसकी वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। इन पौधों को कभी कभार ज़्यादा पानी या फिर ओवरहेड वाटरिंग भी हो गई तो भी इन रिबन ग्रास के पौधों को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुदरती बनावट में यह पौधे शुष्क अवस्था में और जल भराव स्थिति में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। मतलब प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे लंबी देर तक सूखे की अवस्था का सामना करने के साथ साथ जड़ों के पास लंबी देर तक जल भराव स्थिति में भी जीवित रहते हैं। इनके रूट्स जमीन के अंदर एक चटाई जैसी व्यवस्था बनाकर जमीन की सारी न्यूट्रिशन और नमी सोख लेते हैं। और आप सभी ने यह बात ऑब्जर्व की होगी, ज़्यादातर दलदली एरियाज़ में नदी नालों के किनारों की ढलान पर मल्टीपल कैटेगरी की घास की किस्में दिखाई देती है। इसलिए यह वेरीगेटेड रिबन ग्रास का पौधा बागबानी के किसी नए बिगिनर को भी पानी के मामले में कम या ज़्यादा स्थिति में एडजस्ट कर लेता है।
लेकिन नॉर्मली हम सबको इनकी जड़ों के पास एक नमी वाली स्थिति मेंटेन करनी है। इसलिए गमलों या कंटेनरों के टॉप सॉइल सूखने के बाद ही इनको वाटरिंग करना इनके हेल्थ के लिए बेहतर होता है। इनकी जड़ों के पास हमेशा एक नमी वाली स्थिति मेंटेन करने के लिए हम सूखी पत्तियों का मल्चिंग कर सकते हैं, और डेकोरेटिव पर्पज़ में इनका सौंदर्य बढ़ाने के हेतु हम अगर अपोजिट टाइप के पेबल्स भी इनके जड़ों के पास डाल देते हैं तो वह पेबल्स भी नीचे वाली मिट्टी में एक मॉइस्चर मेंटेन करने का काम करेंगे। दोस्तों, इन पौधों के लिए भरपूर जैविक खाद के साथ हमें वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स सॉइल बनानी है, क्योंकि जैसे जैसे यह रिबन ग्रास का गुच्छा फैलने लगता है तो लगभग पॉट के ऊपरी डायमीटर का सारा एरिया यह कवर कर लेता है। इसलिए बार बार मिट्टी में ऊपर से खाद मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय ही उसमें ऑर्गेनिक खाद की मात्रा का रेशियो अच्छी तरह से मेंटेन करने पर वह न्यूट्रिशन स्लो रिलीज होने के साथ साथ बहुत लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध होता है। और बीच बीच में मंथ में कम से कम एक बार पौधों के मेन ग्रोइंग पीरियड अनुसार NPK बेस्ड फर्टिलाइज़र देने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मुख्य अन्न द्रव्यों का बैलेंस फूड मिल जाता है। हमारे घर की प्लांट गैलरी में ज़्यादातर पॉट्स या कंटेनरों में विकसित किए गए पौधों को इसकी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर प्राकृतिक कुदरती मृदा में कुदरती रूप से मुख्य अन्नद्रव्य और माइक्रोन्यूट्रिएंट समेत पौधों के विकास में सहायता करने वाले लगभग 17 तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों, इस रिबन ग्रास के पौधों के गुच्छों पर ज़्यादातर किसी गंभीर कीट का प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन जनरली एक शेड्यूल्ड के तौर पर सभी पौधों पर जब हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के शुद्ध गोमूत्र का पर लीटर पानी में 1 से 2 ml लिक्विड मिलाकर एक ऑर्गेनिक बेस्ड पेस्टिसाइड के रूप में स्प्रे करते हैं तो वह पौधों के हेल्थ के लिए और हमारे घर के वातावरण के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इनफैक्ट हमारे देसी गाय के गोमूत्र पर काफ़ी रिसर्च हुआ है और अभी भी चल रहा है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र पेस्टिसाइड और टॉनिक ऐसे 2 बेस में एक ही वक्त काम करता है। ज़रूरत अनुसार इस विषय पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, सजावट के रूप में हम इन रिबन ग्रास के गुच्छों को पॉट्स या कंटेनरों में ग्रो कर सकते हैं। साथ में प्राकृतिक एरिया में जैसे यह बढ़ते हैं उस सिमिलरिटी के अनुसार हमारी गार्डन के छोटे पॉन्ड्स या फिर आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स के किनारों पर, रॉक गार्डन में, एंट्री गेट पर, बॉर्डर्स पे डेकोरेटिव पर्पज़ में ग्रो कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप में खेतों में इन रिबन ग्रास के गुच्छों को मिट्टी का कटाव रोकने के लिए किनारों पर लगाया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप में यह पौधे इनके भूमिगत राइजोम्स या फिर प्रकोंदों द्वारा फैलते हैं। हम भी इनके प्रकोंदों को डिवाइड करके इन्हें आसानी से मल्टीपल तादाद में प्रोपोगेट कर सकते हैं। साथ में डेड लीव्स रिमूव करने के साथ साथ प्रूनिंग के माध्यम से हम इस पौधे को मर्यादित रख सकते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार यह रिबन ग्रास का पौधा एक आइडियल कंडीशन या फिर आदर्श वातावरण में लगभग 15 से 20 साल तक जीवित रहने में सक्षम होता है, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।